तो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन एंड अगर मैं आपसे पूछूं देयर इज अ पर्सन हु हैज अटेन्ड एजुकेशन अप टिल क्लास 10th, who has attained education up till graduation, who have attained education up till post graduation. Post graduation में it could be academic qualification, it could be a professional qualification. अब सर इसमें डिफरेंस क्या होता है? 10th क्लास मान लीजिए मैट्रिक पास, ग्रेजुएशन है लेट अस से इट इज बीए, बीएससी और बीकॉम। एकेडमिक है तो मान लीजिए इट इज एमए, एमएससी और एमकॉम। और अगर प्रोफेशनल है तो इट कुड बी से एमटेक और इट कुड बी एमबीए। इज दैट क्लियर? अब ये पर्सन है मिस्टर एक्स, दिस इज मिस्टर वाई, दिस इज मिस्टर जेड एंड दिस इज मिस्टर डब्ल्यू। सो अगर आपको इनको जॉब देना हो चिल्ड्रन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, विल ऑल ऑफ देम बी गेटिंग द सेम सैलरीज? नो सर। आंसर चिल्ड्रन, नो, नॉट एट ऑल। इफ आई से ये जो 10th वाला है इसकी सैलरी है मान लीजिए 5,000 रुपीज पर मंथ। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अ ग्रेजुएट मे बी गेटिंग हाउ मच? अगर 10th क्लास पास पे किसी की सैलरी 5,000 रुपए है तो ग्रेजुएशन पे लगभग कितनी होनी चाहिए? 15 to 20,000। चलिए वेरी गुड, 15,000 to 20,000 मान लेते हैं। और अगर वो एमबीए नहीं किया उसने, एमकॉम एमए एमएससी है, तो इट कुड बी लेटस से 30,000 रुपीज। बट अगर उसने एमबीए और एमटेक कर लिया चिल्ड्रन, देन इट कुड रेंज अप टू रुपीज 1 लाख। भाई क्यों हम इनको ज्यादा पैसे दे रहे हैं? एक तो लॉजिक यही होगा आप सबका जो आपको देख के नजर आ रहा होगा, सर पीपल आर मोर एजुकेटेड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितने भी एजुकेटेड हो और किसी ऑफिस में जाएं और चुपचाप बैठे रहे, वहां कोई काम ना करें, विल यू बी पेड इवन अ सिंगल रुपी? नॉट एट ऑल। तो ये तो एक कॉन्सिक्वेंशनल रीजन हो गया, बिकॉज दे आर एजुकेटेड दे आर गेटिंग मोर मनी। बट वाई दे आर गेटिंग मोर मनी? आंसर इज इनका जो आउटपुट लेवल होगा वो ज्यादा होगा। तो अगर मान लीजिए कोई क्लास 10th पास है और उसको बोला जाए कि भाई तुम क्लास 6 के बच्चे को इंग्लिश का ट्यूशन दे दो, तो डेफिनेटली पढ़ा तो लेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ग्रेजुएट भी पढ़ा लेगा क्लास 6 के बच्चे को, और जो एमए इंग्लिश होगा वो भी पढ़ा लेगा। बट सबसे ज्यादा एक्सपोजर, सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव एजुकेशन कौन इंपार्ट कर पाएगा? द मोस्ट हाईली एजुकेटेड पर्सन। नहीं समझ में आया? अगर मैंने क्लास 12th पास कर लिया तो मैं 11th 12th के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट इफ आई एम अ ग्रेजुएट, इफ आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, मेरे को पता है रियल वर्ल्ड में भाई अकाउंटेंसी की क्या इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, लॉजिक समझ में आ गया, तो मैं और एक्सपोजर आपको दे पाऊंगा। अगर आपने क्लास 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ था, तो आप 9th 10th के बच्चे को इकोनॉमिक्स पढ़ा लोगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट आप सिर्फ उतना ही पढ़ा पाएंगे जिसमें बेचारे एग्जाम पास कर पाए। बट इफ यू हैव डन बीए इकोनॉमिक्स और एमएससी इकोनॉमिक्स भी एक कोर्स होता है, या एमए इकोनॉमिक्स, तो आप उसको और एक्सपोजर दे पाएंगे। भाई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी अगर बने तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, ये 12th वाला तो नहीं बता पाएगा ना 10th वाले को, बट एमए इकोनॉमिक्स वाला जरूर बता देगा। तो जो ज्यादा एजुकेटेड होता है डेफिनेटली, जिसका एक्सपोजर ज्यादा होता है डेफिनेटली, जिसने ज्यादा पढ़ाई लिखी की होती है डेफिनेटली, वो बच्चे को ज्यादा ज्ञान दे पाएगा। तो अकॉर्डिंगली जो भी पर्सन है वो रेम्यूनरेशन भी ज्यादा चार्ज करेगा। तो आप किसी एमबीए को कार के शोरूम का मैनेजर बना दीजिए और किसी 12वीं पास को बना दीजिए, तो 12वीं पास एक गाड़ी तो बेच लेगा, बट हमेशा उस कार की सेल मार्केट में होती रहे, एक लॉन्ग टर्म बढ़िया अट्रैक्टिव सेल पॉलिसी बनानी हो, ये 10th पास नहीं कर पाएगा, ये एमबीए वाला जरूर कर लेगा। आप एक चाय की दुकान खोल लीजिए और 10 रुपए में तो चाय आप बेच लेंगे, बट कैसे उस 10 रुपए की चाय को एक ब्रांड वैल्यू देकर उसके अंदर अदरक स्पेशल, कुल्हड़ स्पेशल, स्ट्रॉबेरी स्पेशल चाय, वनीला चाय, ये चाय वो चाय बनाकर 200 की बेचनी है। कैफे कॉफी डे में फॉर एग्जाम्पल महंगी कॉफी बिकती है, तो एक्स वाई जेड सड़क के कॉफी स्टोर पे 10 रुपए की 20 रुपए की कॉफी मिल जाएगी, बट आप कैफे कॉफी डे जाइए तो 250 रुपए की भी कॉफी मिलती है। तो ये एक एमबीए का कमाल है बेसिकली। नहीं समझ में आई बात? आपके घर में धोबी आता होगा ना? धोबी आता होगा, महीने भर के 1,000 रुपए लेता है और सारे कपड़े धो के प्रेस करके चला जाता है। बट अगर आपको कस्टमर से 1,000 की बजाय 4,000 निकलवाना हो, तो आपको एक ब्रांड वैल्यू उसको देनी पड़ेगी। और क्या होगी ब्रांड वैल्यू?
टम्बल ड्राई टाइप कुछ हो जाएगा। नहीं समझे? इट्स जस्ट लाइक दैट कि भाई कोई XYZ टीचर है, वो भी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, मैं भी पढ़ा रहा हूं, वो भी फीस ले रहा है, मैं भी ले रहा हूं, बट वो कह रहा है भाई मेरी क्लास में आ जाओ, किताब खोलो, रीडिंग करके एक एक लाइन में समझाता जाऊंगा और तुम समझ लेना, एग्जाम में लिख के चले आना। सर एग्जाम में तो लिख के आ रहे हैं, नंबर नहीं मिल रहे, क्यों? क्योंकि आपकी जो एजुकेशन है दैट इज लिमिटेड अप टू द कंटेंट ऑफ द बुक ओनली। बट आपका टीचर MCQ कहां से बना के लाता है? माइक्रोसॉफ्ट को पायलट, गूगल बार्ड AI, जो एक्स्ट्रा एक्सपोजर दुनिया भर का मिलता है। तो अगर अप्लाइड नॉलेज आपको नहीं मिल पाई तो आप बहुत अच्छा एक्सेल नहीं कर पाएंगे। तो क्लास 11 12 की मैथ साइंस की किताब पढ़ के BSc में एडमिशन तो हो जाएगा, क्या IIT और नीट क्वालिफाई हो पाएगा? नो। 9 10 11 12 की बुक्स पढ़ के आप BCom कर लेंगे, बट CA करना पॉसिबल नहीं है। सिंपल पढ़ाई लिखाई करके CUET का एग्जाम देके 5 ईयर लॉ तो किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लोगे, बट अगर एनालिस्ट में पढ़ना है तो भाई क्लैट के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्लैट का टीचर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाएगा तो उसके पैसे भी आपसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही लेगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो इन सब बातों को घुमा फिरा के मैं स्टोरी आपके सामने क्यों बना रहा था? बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेल यू कि भाई 10th पास से लेकर ग्रेजुएशन, एकेडमिक पोस्ट ग्रेजुएशन एंड प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन जब लोग करते हैं तो व्हाट हैपेंस टू देयर अर्निंग प्रोफाइल चिल्ड्रन? इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। इसी इंक्रीज इन अर्निंग को बोलते हैं चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपके पापा ने किसी बिजनेस में 10 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किया, 1 साल के बाद वो 12 करोड़ रुपीज हो गया। हाउ मच इज द प्रॉफिट दैट यू सी? 2 करोड़। ये सिंपली कैपिटल फॉर्मेशन है। आई रिपीट, सिंपली कैपिटल फॉर्मेशन। बट आपने ग्रेजुएशन कर लिया, 3rd ईयर में बढ़िया सा आपने कोई ट्यूटोरियल ज्वाइन कर लिया, बढ़िया मटेरियल मिल गया, और आपने उसके बाद MBA कर लिया। तो ग्रेजुएशन आपने मान लीजिए SRCC से किया था, आपको कोई कंपनी प्लेस करने आती है एंड दे आर सेइंग कि भाई आप SRCC के ग्रेजुएट हैं, भाई इंडिया प्रीमियर इंस्टीट्यूशन सो कॉल्ड फॉर स्टडिंग ग्रेजुएशन, आपकी सैलरी होगी 25 लाख रुपए साल। अपने का 25 लाख तो अभी मिल रहा है, मैं IIM से या एक्सलराई से या ISB हैदराबाद से या वो विदेश चला जाऊं, GMAT टॉफल वगैरह देके कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से MBA कर लूं तो मेरे को 2 करोड़ का पैकेज मिल सकता है। आपके पेरेंट्स भी अग्री हो गए, हाँ भाई ऐसा ही कर लो। तो अब आपका क्या हुआ? ह्यूमन इंटेलेक्ट, आपका सोचने का तरीका थोड़ा सा और बढ़ गया। फ्लिपकार्ट का नाम सुना है बच्चों? फ्लिपकार्ट। तो अभी तो फ्लिपकार्ट का ओनर इंडिया में कौन है बताइए जरा, लेट्स सी कितना ज्ञान है आपके अंदर, देख लें जरा। हु ओन्स फ्लिपकार्ट इन इंडिया? ओरिजिनली तो फ्लिपकार्ट दो दोस्तों ने, या कुछ लोग कहते हैं दो भाइयों ने मिलकर स्टार्ट किया था, मिस्टर बिन्नी अग्रवाल और एक कोई और थे, आई एम नॉट गेटिंग द नेम एग्जैक्टली, गूगल कर लीजिएगा मिल जाएगा। बट उसके बाद जब अमेजॉन इंडिया में काफी हाथ पैर पसार लिया, उनको लगा हमारी दाल गलेगी नहीं, तो उन्होंने फ्लिपकार्ट को बेच दिया 3 4 हजार करोड़ में शायद। किसको बेचा था एंड हु इज द प्रेजेंट ओनर, कोई बता पाएगा? गीतिका जी, कृषिव जी, तुषार जी, उज्जवल जी, बता पाएंगे? पीपल ऑन द हॉट सीट बता पाएंगे? नहीं पता? अरे बड़ा पुअर नॉलेज है भाई। वॉलमार्ट का नाम सुना है? वॉलमार्ट तो US का बहुत बड़ा ऑफलाइन ऑनलाइन स्टोर है, जैसे इंडिया में बिग बाजार हुआ करता था, अब तो उसको रिलायंस वालों ने खरीद लिया। वॉट इट क्लियर? बिहानी जी की कंपनी थी, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था, अंबानी चाचू ने बोला होगा लोगों से भाई इनको हमको बेच के चले जाएं, तो सो कॉल्ड रिलायंस ने खरीद लिया। तो वॉलमार्ट इज द ओनर एट प्रेजेंट बेसिकली। वॉट इट क्लियर? अब ये जो बिन्नी बंसल और एक कोई और था, नाम नहीं याद आ रहा ठीक से, ये लोग बेसिकली, सचिन बंसल। क्या हुआ उज्जवल जी? सर सचिन। हाँ, सचिन बंसल। सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल भाई थे, दोस्त थे, भगवान जाने। ये गए थे बेसिकली वॉटन स्कूल में MBA की पढ़ाई करने। तो वहां पे इनके मार्केटिंग के प्रोफेसर ने जब इनको फिलिप कोटलर की मार्केटिंग की किताब पढ़ाई, वर्ल्ड्स बेस्ट बुक ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट, हर MBA BBA इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई जाती है, तो वहां पे लोगों को अमेजोन के बारे में बताया गया। और अमेजोन का पुराना बिजनेस वैसा नहीं था जैसे आज चलता है। अमेजोन ओरिजिनल जो हमारे वो गंजू बीजोस हैं, क्या नाम है इनका, जेफ बीजोस, पता है क्या काम करते थे? किताबें किराए पे देते थे। और जब उनको पता लगा कि भाई मेरा ऑनलाइन पोर्टल बड़ा फ्लरिश कर रहा है, तो उन्होंने किताबों के साथ साथ दूसरी चीजों को बेचना स्टार्ट किया, फिर हिंदुस्तान चले आए। तो अब जब सचिन बंसल जी और उनके मित्र को लगा कि भाई यहाँ दाल नहीं गलने वाली, तो दे डिसाइडेड टू सेल देयर बिजनेस। तो उन्होंने ये आइडिया अपने वॉटन स्कूल के प्रोफेसर से सीखा था कि जब हम इंडिया चलेंगे वापस पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके, हम भी हिंदुस्तान में ऐसा कुछ करेंगे। तो अगर उन्होंने MBA ना किया होता तो क्या 4 हजार करोड़ की वेल्थ बनाई होती फ्लिपकार्ट से? नहीं बनाई होती। फ्लिपकार्ट जैसा कभी कुछ बना भी ना होता। तो नॉर्मली आपने देखा घर के बाहर कि भाई ढेर सारे लोग सब्जी बेच रहे हैं, बड़े परेशान भी रहते हैं। कभी ठंडी वगैरह ज्यादा हो जाए, कोहरा ज्यादा हो जाए, तो सब्जी मंडी तक वो जा भी नहीं पाते हैं। प्लस उनको सब्जी का अच्छा भाव भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो उनके कस्टमर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड टाइप वाले हैं। वो वही कस्टमर्स हैं जो मोहल्ले में आना चाहते हैं। अब सब्जी मंडी धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव हो रही है।
आपने एमबीए कर लिया और अकल लगाई कि मैं सारे वेंडर्स को एक जीपीएस पोजिशनिंग सिस्टम दे देता हूं और सारे वेंडर्स से बोलता हूं कि अपनी लोकेशन हमको बताओ। गॉट इट क्लियर? पूरे शहर में कहां कहां आप सब्जी की दुकान लगाना चाहते हो या लगाते हो, और हम आप तक सब्जी पहुंचा दिया करेंगे। आप अगर होलसेल मंडी में आलू 18 रुपए किलो खरीद के लाते हो, हम आपको 14 रुपए में सप्लाई करवा देंगे। और आपको आलू 40 रुपए में बेचने में कस्टमर के साथ बहस करनी पड़ती है, हम 32 रुपीज में आपका आलू बिकवाएंगे और आपको हिलने की जरूरत नहीं। तो आपने सारे के सारे सब्जी वालों को एक पोर्टल पे कनेक्ट कर लिया जीपीएस पोजिशनिंग के थ्रू। अब कोई सब्जी वाला 15 किलोमीटर दूर है और उसकी 1 किलोमीटर की सराउंडिंग में पोटेटो की डिमांड आई, तो ऑनलाइन स्टोर ओपन किया। ग्रोफर्स.com सुना होगा, बिग बास्केट सुना होगा, ब्लिंकिट एंड ऑल दैट। तो आपने ऐसा ऑनलाइन स्टोर ओपन कर लिया। तो ये कोई आईआईटीएन या कोई एमबीए ही कर सकता है, ये अनपढ़ सब्जी वाला नहीं कर सकता। तो टंबल ड्राइव भी क्या है? एक तरह के मॉडर्न जमाने के हाई फाई धोबी हैं। समझ में आ गया? रिलायंस डिजिटल भी क्या है कि भाई एक दुकान ही है बस इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने की, बट उनका जो बेचने का तरीका है दैट इज टोटली डिफरेंट। आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हो। तो ये फायदा होता है जब आप बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं। लाइक यू आर अ वेरी गुड पेंटर, बट आपकी पेंटिंग मोहल्ले के अंकल आंटी देख के ताली बजा के शाबाशी दे के चले जाते हैं। यू आर नॉट एबल टू ऐड वैल्यू टू दैट। बट मैंने सोचा कि भाई मोहल्ले के ढेर सारे बच्चों को इकट्ठा करें जो अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, और उन बच्चों को पेंटिंग ऑनलाइन अपलोड करा दें, और जिसको परचेज करनी है कस्टमाइजेशन के साथ उसके घर तक डिलीवरी भी हो जाएगी। तो अभी तक आपकी पेंटिंग पे सिर्फ आपको वाहवाही मिलती थी। आपको लोग बोलते थे बहुत बढ़िया तुम पेंटर हो, पैसे कितने मिलते थे? नील बटे सन्नाटा ठेंगा। अब आपकी पेंटिंग 1,000 रुपए से बिकनी स्टार्ट हुई और कुछ कुछ पेंटिंग तो 5,000 में बिक गई। तो भाई आपका इनपुट और मेरा इंटरमीडिएशन एडेड सम वैल्यू टू दैट। तो व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो मेरी क्लास में एडवांटेज क्या मिला स्टूडेंट को? भाई सर का यूट्यूब लेक्चर भी रिकॉर्डेड है, क्लास छूट भी गई तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कम से कम हमको एक लेक्चर सपोर्ट मिल जाएगा। तो आई एम एडिंग वैल्यू टू माई क्लासेस एज सच। तो अब ये मैंने कहां से सीखा भाई? कोविड ना होता तो शायद ये सब चीजें कभी उत्पन्न होती ना। 90% इंडिया के टीचर्स यूट्यूबर बन गए कोविड के बाद। समझ में आ गया? तो दिस इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और आती कहां से है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज इसको क्रिएट कर सकती है, नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? Education. Not the formal one that we get in schools and colleges. We can attain it from any source. It may be formal, it may be informal. तो खोपड़े में बात गई व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चलन समझ में यस आ गया? सर। पक्का? तो झटपट इस एग्जाम्पल को जरा कॉपी कर ले, बड़ा फायदा मिलेगा आपको। चलिए, सो मूविंग अहेड फर्दर चिल्ड्रन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट प्रायर टू दैट वी शुड बी नोइंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। आपने सुना होगा लैंड, कैपिटल और ऑन्टरप्रन्योर के बारे में चिल्ड्रन, एंड देयर इज वन मोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज कॉल्ड एज व्हाट? लेबर। तो बच्चों ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्टरप्रन्योर होता है, आई रिपीट चिल्ड्रन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑन्टरप्रन्योर। भाई कोई भी इंसान ऑन्टरप्रन्योर कब बनेगा? जब उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होगी, बाय एजुकेशन ओनली। लेबर भी अगर मेहनत करने लायक नहीं होगा तो वो किसी काम का नहीं है। तो लैंड एंड कैपिटल कुड बी कॉल्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ फिजिकल कैपिटल। ऑन्टरप्रन्योर एंड लेबर चिल्ड्रन कुड बी कॉल्ड एज व्हाट? ह्यूमन कैपिटल। खोपड़े में बात गई? पक्का? तो अगर आपके पास हथौड़ी है और आप उसका सही इस्तेमाल जानते हैं तो इट इज ह्यूमन कैपिटल। खोपड़े में बात गई? बट अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं जानते तो वो हथौड़ी फिजिकल कैपिटल थी और हमेशा रहेगी। आप उसका सही इस्तेमाल जानते हैं तो वो हैमर तो फिजिकल कैपिटल है, बट द वे यू यूज इट इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल एज सच। समझ में आई बात? चलिए, so stock of physical capital constitutes what children? Reproducible or man-made means of production which help in other goods in future. तो हॉस्पिटल में रखा एक सो कॉल्ड वेंटिलेटर और उसके साथ की जो कनेक्टिविटी है ये फिजिकल कैपिटल है, बट इंसान को जिंदा रखने के लिए कैसे उसको यूज करना है, दैट ट्रेनिंग इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल बेसिकली। समझ में आ गया? तो ऑल टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन, प्लांट्स, इक्विपमेंट, फैक्ट्रीज, ये सबका सब क्या है चिल्ड्रन? इट इज ऑल कॉल्ड एज फिजिकल कैपिटल। खोपड़े में बात गई? तो मेरा डिजिटल पेन फिजिकल कैपिटल, माय लैपटॉप इट इज फिजिकल कैपिटल, माय मोबाइल फोन इज फिजिकल कैपिटल, बट हाउ आई यूज इट फॉर टेकिंग क्लास, द सेंस ऑफ यूजिंग इट, इट इज नोन एज व्हाट? ह्यूमन कैपिटल।
सबको ये बात समझ में आ गई? तो ह्यूमन कैपिटल के लिए आप बातों को नोट कर लीजिए। स्टॉक ऑफ नॉलेज दैट वी हैव, एबिलिटी दैट वी हैव, the skill that we possess, and children, the capacity where human beings are more and more productive। तो ये तीन चीजें नोट डाउन कर लीजिए। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स ह्यूमन कैपिटल। लेट्स प्रोसीड फर्दर। So human capital formation or human resource management refers to the process of, the very important word is, improvement in knowledge, skill, ability and physical capacity of the people। तो आपने बच्चों नाम सुना होगा गोवा जैसी जगह का, वहां पे वाटर स्पोर्ट्स के लिए बड़ा फेमस है। अब काफी लोग गोवा विजिट करते हैं, बट गोवा थोड़ा एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन है नॉर्थ इंडियंस के लिए। तो रिसेंटली इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में ऋषिकेश एक नया सो कॉल्ड वाटर स्पोर्ट्स के लिए डेस्टिनेशन, या हरिद्वार बोल लें, या अगर आपने वो जगह देखी हो टिहरी डैम चिल्ड्रन, तो टिहरी डैम जो टिहरी गांव था पूरा पानी से भर दिया गया और डैम बना दिया गया, तो वहां पे भी वाटर स्पोर्ट्स काफी चलने लग गया है। तो यहाँ पे भी गोवा के उन पायलट्स को लेके आया गया। अब पायलट हवाई जहाज के साथ साथ वो मोटर बोट जो होती है उसको भी उड़ाना जानते हैं। तो मान लीजिए 40 लाख रुपए की मोटर बोट थी, और 10 लाख रुपए साल में मैं एक पायलट को ले आया जो मोटर बोट सो कॉल्ड टिहरी डैम पे चलाएगा। तो वाटर स्पोर्ट्स के लिए जो लोग नॉर्थ इंडिया से स्पेशली गोवा जाते थे, अब उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज बीइंग डेवलप्ड? जब मोटर बोट खरीदी तो इट इज फिजिकल कैपिटल, बट वहां पे वाटर स्पोर्ट्स स्टार्ट करा दिया, वहां पे ड्राइवर भी, पायलट भी हम ले आए, तो ये क्या बन गया? ह्यूमन कैपिटल बन गया। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? समझ में आ गया सबको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? तो आपके पापा मम्मी जो आपको बोलते हैं ना भाई ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, आपका ही मन करता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ट्रू, थोड़ा जॉब वॉब भी अच्छा लग जाएगा, बिजनेस बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो दैट इज ऑल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो जिसको जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए उसको उतनी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। So human resources require provision for education, health services, water supply, housing, nutrition and family welfare services। तो अगर ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना है चिल्ड्रन, तो ये सब चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। अगर मान लीजिए आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, क्या आप मेहनत करके कुछ बढ़िया इनोवेट कर पाएंगे? नॉट एट ऑल। अगर आपको अच्छा रहना, अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, क्या आपका दिमाग ग्रो करेगा? बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा। तो human capital formation is confined to expenditure on two things children, one is education and second is what? हेल्थ। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है बट एजुकेशन अच्छी नहीं। एजुकेशन तो बहुत अच्छी है बट हर दूसरे दिन आप बीमार पड़ जाते हैं, आप टू द प्लेस ऑफ एजुकेशन विजिट ही नहीं कर पाते, क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा? एब्सोल्युटली नॉट। तो इस चैप्टर में बेसिकली आप दो बातों के ऊपर ज्यादा जिक्र करेंगे, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड हेल्थ पैटर्न। समझ में आ गया? और इसी को हम बोलते हैं व्हाट इज नोन एज सोशल स्ट्रक्चर। तो जरा एक क्वेश्चन अपनी कॉपी में, आप बुक में आप नोट कर लें। व्हाट contributes to the social infrastructure of an economy? I repeat, what contributes to the social infrastructure of an economy? पहला आंसर होगा एजुकेशन और दूसरा आंसर क्या होगा? सो लगता है लोग, हेल्थ। फर्स्ट इज एजुकेशन, सेकंड इज हेल्थ। अंडरस्टूड दिस? चलिए लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई कंट्री के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंस प्ले करता है। पहला बच्चों, हेल्प्स इन अब्सॉर्बिंग न्यू टेक्निक्स। हम जब स्टूडेंट थे तो कंप्यूटर में लोगों को प्रोग्रामिंग सिखाई जाती थी जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने में काम आती थी। आजकल एप्लीकेशंस बनने लग गए हैं तो उसकी भी लैंग्वेजेस होती हैं, बट इस प्रोसेस को प्रोग्रामिंग नहीं बोलते चिल्ड्रन, क्या बोलते हैं? कोडिंग। बट अगर हमारे पास कोडिंग की टेक्निक है, हमारे पास कोड करने वाले टीचर्स हैं जो सिखा सकते हैं, बट बच्चा ही नहीं जो उसको सीख पाए, तो क्या फायदा होगा चिल्ड्रन? बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। तो मॉडर्न टेक्निक कुड बी यूज्ड ओनली एंड ओनली व्हेन पीपल आर हाईली एजुकेटेड। आई रिपीट चिल्ड्रन, पीपल आर हाईली एजुकेटेड। अब इंडिया में सो कॉल्ड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन तो सैमसंग बना के दे रहा है, बट अगर सैमसंग यहाँ पे इंजीनियर्स को ट्रेनिंग नहीं देगा कि खराब होने के केस में उसको सही कैसे करना है, क्या कस्टमर खरीदेगा फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन? बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा। तो कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती है कंट्री में, तो पहले ये देखती है कि उसका आफ्टर सेल्स सर्विस सपोर्ट मेंटेनेंस अवेलेबल है या नहीं। इफ इट इज देयर तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, वरना नहीं बिकेगा। गॉट इट क्लियर? जैसे ये कार्स होती है, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, छोटे शहरों में लोगों के पास पैसे तो होते हैं, बट देन टू दे डोंट बाय दीज कार्स। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे इनकी सर्विसिंग और रिपेयरिंग इजिली अवेलेबल नहीं है। तो 40 लाख रुपए की होंडा गाड़ी खरीदने के लिए इंसान हाँ बोल देगा, बट वो 55 लाख की ऑडी बीएमडब्ल्यू
नहीं खरीदेगा, बिकॉज उसको पता है कि खराब हो गई तो मेरे छोटे शहर में इसको कोई बनाएगा ही नहीं बनाएगा। समझ में आ गई बात? सो इट इज नेसेसरी कि भाई जो भी नई टेक्निक हमारी कंट्री में आए उसके लिए हमारे पास स्किल्ड वर्कर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो आपने आईएफबी की फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन तो खरीद ली, मॉडल ऐसा था जो पूरे शहर में सिर्फ 10-15 घरों के अंदर है, और आप इसको मुंबई से परचेज करके लाए थे, और वॉशिंग मशीन खराब हो गई। अब जब वॉशिंग मशीन खराब हो गई तो उसको रिपेयर करने वाला कोई आपके शहर में है ही नहीं। आप महंगा कैमरा लेके चले आए, गए थे दुबई एक्सपो घूमने के लिए, बट जब खराब हुआ तो प्रतापगढ़ एरिया में जहां आप रह रहे हैं, भूपिया मऊ में जहां आप रह रहे हैं, लखनऊ कानपुर में जहां आप रह रहे हैं, न्यू दिल्ली में रह रहे हैं, वहां पे उस तरह का कोई पर्सन रिपेयर करने वाला है ही नहीं। क्या इस तरह के प्रोडक्ट्स इंडिया में बिक पाएंगे? बिल्कुल नहीं बिक पाएंगे। गॉट इट क्लियर? सो एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कर्स कैन अंडरस्टैंड कि भाई क्या प्रॉब्लम्स इन टेक्निक्स में आ सकती हैं, और वो फिर उसको एफिशिएंटली रिपेयर करेंगे, तब जाके उसका मार्केट इंडिया में डेवलप होगा। तो इट्स जस्ट लाइक दैट चिल्ड्रन। अगर मैं एप्पल की बात करूं तो एप्पल के प्रोडक्ट्स तो इंडिया में पिछले 15-20 साल से बिक रहे हैं, बट इमेजिन स्टोर छोड़कर क्या एप्पल का अपना कोई स्टोर था फुल फ्लेजेड इंडिया में? नो। अभी पहला स्टोर उन्होंने एक बीकेसी मुंबई में खोला, वो जियो को जो किराया देते हैं 42.5 लाख रुपए महीना, और एक साकेत मॉल दिल्ली में खोला उन्होंने। तो हैंड इन हैंड उन्होंने फैसिलिटी भी रिपेयरिंग की और रिसाइकलिंग की और इन सब की स्टार्ट कर दी, कि अगर आपका आईफोन खराब हो जाए, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, आप जाके एप्पल के स्टोर में दीजिए, 2 घंटे के अंदर रिपेयर होकर मिल जाएगा। बट 10 साल पहले, क्या 2 साल पहले ऐसा सिस्टम था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इवन अगर आपने लखनऊ में आईफोन खरीद लिया और मान लीजिए वो खराब हो गया, पर्सन कहेगा सर यू हैव टू वेट अ मिनिमम ऑफ 1 वीक। अगर मॉडल रिपेयरेबल होगा, वारंटी के अंदर है, तो वील गेट इट रिपेयर्ड, नहीं होगा तो हम नए से रिप्लेस कर देंगे। बट इस फोन को कहां पे भेजना पड़ेगा? दिल्ली भेजना पड़ेगा, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में ही हमारे पास बस एक वर्कशॉप है, और वहां पे भी इंसान जो है हर 15 दिन में आता है। कहां से आता है? चाइना से या कैलिफोर्निया से, 2 दिन के लिए सारी जो डिफेक्ट्स होते हैं सही करके फिर चला जाता है। तो आपको कम से कम हफ्ते 10 दिन वेट करना पड़ेगा। क्या लोग आईफोन खरीदेंगे इंडिया में? नहीं खरीदेंगे। तो किसी भी सामान को बेचने से पहले वो खराब होने पे रिपेयर कितनी तेज होगा, अगर ये हो गया तभी वो सामान बिकेगा, एल्स वो सेल ही नहीं होगा। प्रेस्टीज का आपने वो इंडक्शन कुकटॉप खरीद लिया, बट खरीदने से पहले आपने क्या पूछा शॉपकीपर से? भैया खराब हो जाए तो रिपेयर होगा कि नहीं? नहीं आंटी ये रिपेयर तो नहीं होता है, तो फेंकना पड़ेगा आपको। इंडियंस खरीदेंगे इस तरह का सामान? नो। जिनके पास चोरी की कमाई होगी वो खरीद लेंगे। समझ में आ गया? बट मेहनत का पैसा जिसके पास होगा वो नहीं खरीदेगा। तो नई टेक्निक कंट्री में तभी अब्जॉर्ब हो सकती है व्हेन वी आर हाईली एजुकेटेड ऑन दैट टेक्निक। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? पक्का? हाउ इट इंक्रीजेस लेबर एफिशिएंसी? एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात। इंडिया में मोबाइल फोन्स का यूसेज कब से स्टार्ट हुआ? द आंसर इज लगभग 1992। एक्सटेंसिव यूज 94 से स्टार्ट हो चुका था। चलन, हमारे परिवार में पहला मोबाइल फोन आया था 1995-6 में शायद। गॉट इट क्लियर? अब जब ये मोबाइल फोन आया तो उस जमाने में मोबाइल फोन इंडिया में वैसे नहीं बिकते थे जैसे आज बिकते हैं। कंपनीज को लगता था कि आप मोबाइल फोन लें, साथ में हमारी ही सर्विस लें। तो एक कंपनी हुआ करती थी इंडिया में चलन, उषा फोन करके, अब वो भाग गई, और एक एसआर करके, जो आज वोडाफोन है ना, वो एसआर हुआ करता था। तो दे यूज टू सेट लॉक्ड हैंडसेट, जैसे यूएस वगैरह में आज भी सेल होते हैं। आप मोबाइल फोन ले लीजिए, मोबाइल फोन मान लीजिए 9,999 रुपीज का है, तो आपको देना पड़ेगा 14,999 रुपीज, और 1 ईयर तक आप जितनी भी बात करेंगे आपको कोई पैसे अलग से नहीं देने पड़ेंगे। और अगर आपको सिर्फ टॉकिंग प्लान चाहिए तो प्लान है लेटर से 500 रुपीज पर मंथ का। कितने का? तो 12 महीने का प्लान कितने का हो गया बच्चों? 6,000। 10,000 का मोबाइल, 6,000 का प्लान, टोटल कितने का पड़ा? 16,000। और ऐसे 15 का ही पड़ेगा आपको, तो 1,000 का फायदा है। तो कंपनीज इस तरह के हैंडसेट्स बेचा करती थी, लोग भी ले लिया करते थे। भाई शौक भी था, और लोगों को शो ऑफ करने में इंडिया मजा भी आता है। उस समय मोबाइल फोन वाला आदमी बड़ा रईस माना जाता था। किसी की जेब में अगर मोबाइल फोन है, अरे इसके पास मोबाइल फोन है, बड़ा हाई फाई टाइप। जैसे किसी के पास चार्टर्ड प्लेन हो गया आज की तारीख में, तो वैसे ही मोबाइल फोन और कैमरे का क्रेज था इंडिया में, तो लोग परचेज करते थे। और कंपनी लॉक्ड सेट बेचती थी। अब लोग बड़े बदमाश इंडिया में क्या करते थे, 1 साल बाद कंपनी फिर कहेगी रिन्यू कराइए प्लान को, तो वो 500 रुपए दे के मुन्ना मोबाइल को देती थी, और हैंडसेट का जो लॉक होता था वो क्रैक करवा लेती थी। सर ये क्रैक कैसे होता था?
आजकल तो सॉफ्टवेयर के थ्रू लॉक होता है, उस समय हार्डवेयर के थ्रू लॉक होता था। और कुछ लोग छोटे शहरों में दिल्ली बंबई जाके ट्रेनिंग लेके आते थे, और दिल्ली बॉम्बे में जो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे वो चाइना से ट्रेनिंग लेके आते थे कि भाई ये छोट जैसे मीटर नहीं होता घर में इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें एक चिप लगा देते हैं तो रीडिंग, अब आप समझ सकते होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, सेटिंग हो जाती है उसकी। तो मोबाइल में एक हार्डवेयर लगता था, उस हार्डवेयर को तोड़ते थे वहां से वो लोग, तो मोबाइल आपका अनलॉक हो जाता था। आजकल सॉफ्टवेयर से अनलॉक होता है, हार्डवेयर से नहीं होता। तो अगर आप यूएस जाएं और आप एप्पल का आईफोन खरीदने चल रहे हैं, तो आईफोन 15 विल कॉस्ट यू, 15 प्रो, 3 कैमरे वाला, 128 GB, 66,000 का कॉस्ट करेगा। और इंडिया में कितने का? 1,35,000 का, 50% ऑफ द रेट। बट मिनिमम आपको 4 महीने का $240 का रेंटल प्लान लेना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको अनलॉक करा लीजिए और पूरे दुनिया में किसी भी सिम सर्विस के साथ यूज कर लीजिए। अब इंडिया में लोग चोरी करते थे, इसमें लॉक कैसे तोड़ते थे, तो ये सारी एजुकेशन जब मिल गई, तो वो जो मुन्ना मोबाइल पहले 500 रुपए में काम करता था, नॉर्मल हैंडसेट का लॉक अनलॉक करता था, अब वो आईफोन पे काम करने लग गया है। और आईफोन अनलॉक करने का वो कितना पैसा लेता है? 5,000। तो आपने 66,000 का लॉक्ड फोन खरीद लिया न्यूयॉर्क से, फ्लाइट से गए थे घूमने, मौसी के बेटे की शादी थी, एक आईफोन भी खरीदते लाए 66,000 का, और यहां लाके 5,000 में मुन्ना मोबाइल जूनियर से अनलॉक करवा लिया। तो कितने का पड़ा? 71 का। और पहले वो कितने पैसे लेता था? 500 रुपए। क्या हुआ? लेबर की एफिशिएंसी बढ़ गई। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? पक्का? बट सर जब वो लॉक तोड़ेगा तो उसकी वारंटी भी तो वॉइड हो जाएगी। और पता है कि हमको सो कॉल्ड जो आईफोन है उसकी वारंटी वॉइड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वारंटी तो 1 ही साल की है। समझ में आ गया? और उसके बाद तो वैसे ही वो खराब नहीं होगा, जनरली खराब नहीं होता है। तो इतना रिस्क तो भाई आपको लेना पड़ेगा, आपने पैसे भी तो बचाए हैं उज्जवल जी, पैसे बचे कि नहीं? यस सर। समझ में आ गया? अभी 2 साल पहले की बात है, मेरी कार में एक रिमोट है जो लॉक अनलॉक के लिए काम आता है, तो उसकी बैटरी खराब हो गई, खत्म हो गई मतलब, तो आई हैड टू रिप्लेस इट। तो आई वेंट टू कानपुर एट माई इन लॉज प्लेस। तो वहां पे एक दुकान पे मैं गया, तो मैंने उससे कहा भाई रिप्लेस कर दोगे? कह रहा हाँ सर कर देंगे, 100 रुपए लेंगे। बैटरी जो थी वो कैनन की CR2032, सॉरी, वो उसमें नहीं था कंप्यूटर की जो सीमॉस बैटरी होती है, वही बैटरी थे चिल्ड्रन। द कॉस्ट ऑफ बैटरी इज 20 रुपी, बट द पर्सन चार्ज मी हाउ मच? 100। मैंने उसको 100 रुपए दिए, फिर मैंने उससे पूछा, अरे तो बड़ा आसान है, हम भी खोल सकते थे। कह रहा सर अगर इतना आसान है और आप खोल सकते थे ना तो आप मेरे पास ना आते। तो मैं हंसने लगे, मैंने कहा हाँ बात तो एकदम सही है, तो मैं क्यों तुम्हारे पास है? अच्छा बताओ। कह रहा पहली चीज आप रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि अगर आपका रिमोट खराब हो गया आपके 9,000 रुपए लग जाते। कितने लग जाते? 9,000 रुपए। क्यों? क्योंकि आपको शोरूम जाना पड़ता, ओरिजिनल की ऑर्डर करनी पड़ती। मैंने कहा तुम्हारे पास कोई जुगाड़ है बनाने का? कह रहा हाँ। फिर उसने एक डिब्बा खोला, एक चिप दिखाई, कह रहा मेन बस यही चीज इसमें खराब हो सकती है अगर आपने उसको सही तरीके से नहीं ओपन किया, और ये 300 रुपए की मेरे को कॉस्ट करती है, मैं 1,000 रुपए लेता हूँ जिसका रिपेयर करता हूँ, क्योंकि शोरूम में कॉस्ट कितनी है? 9,000। तो 20 रुपए की बैटरी के मैं 100 रुपए इसीलिए ले रहा हूँ, बिकॉज मेरे को पता है रिमोट कहाँ से खुलेगा, क्योंकि उसमें कोई स्क्रू तो था नहीं, तो उसको प्लग करना है। और अगर आपने लोहे के पेचकस से उसको प्लग किया वो टूट जाएगा, तो प्लास्टिक के स्क्रू ड्राइवर एंड ऑल दैट उसके पास कुछ इंप्लीमेंट थे, उससे प्लग किया। देन आई केम बैक टू माई मामाज हाउस एंड आई सेड आई वेंट टू दैट प्लेस एंड सो ऑन। तो मेरे मामा ने बताया कि इसके जो पिताजी थे ना, वो जैसे घर में ताला चाबी बनाने वाले लोग नहीं आते, जब चाबी टूट जाती है, खराब हो जाती है, वो काम करते थे। बट उनका बेटा पढ़ लिख के एडवांस हो गया। मैंने क्या पढ़ाई इसने की है? कह रहे बीटेक करके आया था एक बढ़िया कॉलेज से, नौकरी करने गया, 30-40 हजार महीने की नौकरी मिली, पिताजी ने वापस बुला लिया कि बेटा अपना काम बहुत ज्यादा है, इसको आके देखो। तो पिताजी लोग वो ताला चाबी वाला काम करते थे मैनुअल, अगली जनरेशन थोड़ी और पढ़ लिख गई, एडवांस हो गई, तो ये सब भी काम करने लग गए। तो फिर मैं एक दिन बाद उसके पास गया, मेरे कजन की कार थी, उसके लॉक में भी ऐसा प्रॉब्लम आ गया। मैंने कहा चलो वहां लेके चलते हैं। कह रहा हम इस मोहल्ले में रहते हैं, तो हमको नहीं हो, तुम कहाँ से ढूंढ लिए? मैंने कहा जस्ट ट्रैवलिंग बाय, तो आई सॉ इट एंड आई वेंट। तो उसके पास गया, फिर मैंने उससे पूछा भाई पता लगा तुमने बीटेक किया है? कह रहा हाँ नौकरी अच्छी थी नहीं, तो पिताजी ने वापस बुलवा लिया एंड ऑल दैट। तो ये पॉइंट मेरे को याद आया, इंक्रीज इन लेबर एफिशिएंसी। अब वो बीटेक पढ़ा था, फिर मैंने कहा फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न दीज थिंग्स? कह रहे मैं मुंबई गया था, मैंने 6 महीने का कोर्स किया था। तो उसने बताया नहीं कहाँ से कोर्स किया था, बट किसी ऐसे ही मतलब ऐसे ही चंटू छाप इंस्टीट्यूशन था जहां से उसने कोर्स कर लिया, बट वो ये सब चीजें उसको सिखाते थे। अब कहाँ से उसने जहाँ कोर्स किया, उसने कहाँ से कोर्स किया? वो कहीं चाइना वगैरह से सीख के आया। पीपल अंडरस्टूड, लाइक आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर, बट मैं समझ गया भाई जूम पे वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है और इसको अपलोड कर दो, काम खत्म। तो भाई जिसकी क्लास छुट्टी उसको देख लो, तो मेरी लेबर एफिशिएंसी बढ़ गई। अगले साल से मैं 499 में कोर्स डाल दूंगा इकोनॉमिक्स का पूरा।
बच्चे का भी फायदा, टीचर का भी फायदा, मेरा टाइम बचेगा, जो ऑनलाइन लेके पढ़ रहा है भाई उससे तो मेरे को रेवेन्यू आ ही रहा है, और जिसको ऑफलाइन में टाइम देना है वो ऑफलाइन में भी आके पढ़ सकता है। इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? समझ में आ गया? सो स्किल्ड एंड टेक्निकली नॉलेजेबल वर्कर्स आर मच मोर एफिशिएंट देन अनस्किल्ड। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? पक्का? सो ये स्किल कैसे डेवलप होगी? जब आपकी फिजिकल कैपेसिटी और स्टैमिना काम करने का बढ़ जाएगा। तो किसी जमाने में उसके पिताजी, मैं वापस से उस एग्जांपल में जा रहा हूं, घर आया करते थे, ताले को चाबी में ठूसते थे, चाबी को ताले में ठूसते थे, एक प्लेन रॉड टाइप, फिर वो खट 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 छेनी चलाते थे, 1 से 1.5 घंटा लगता था और 50 रुपए लेके जाते थे। कितना? 50 रुपए 1 घंटे में कमाते थे वो। और लड़का थोड़ा पढ़ लिख गया, हाई फाई काम करने लग गया, तो भाई 100 रुपए का ताला है तो उसके लिए कोई 500 तो देगा नहीं, बट 9,000 रुपए का रिमोट है उसके लिए 100 रुपए लोग इजिली दे देंगे। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? यही इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर मैं आईएएस की क्लास में पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो व्हाट फी आई एम चार्जिंग फ्रॉम यू, मैं वहां पे 10 गुना फीस चार्ज करूंगा, बिकॉज मेरे को पता है कि वहां पे कैपेसिटी टू पे ज्यादा है। खोपड़े में बात गई। तो सड़क पे काउंटर लगा के पिज्जा बेचेंगे तो 299 से ऊपर का नहीं बेच पाएंगे, बट ब्रांडिंग दे दी अंकल सैम पिज्जा, एसी लगा दिया, बढ़िया लाइट वाइट लगा दिए, एक दो सेल्फी पॉइंट बनवा दिए, वही पिज्जा जो 299 का था वो 499 का बिकने लग गया। क्या हुआ? आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई। समझ में आ गई बात? पक्का? एड्स टू प्रोडक्टिव कैपेसिटी। सो जब आप पढ़ लिख जाते हैं चिल्ड्रन तो आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाती है। स्किल्ड लेबरर्स आर हेल्पफुल इन अपडेटिंग एंड मॉडर्नाइजिंग द एग्जिस्टिंग इंडिजीनियस टेक्निक। बच्चों आपने वो लेमोनेड शब्द सुना है? क्या होता है लेमोनेड? सर शर कंजी नींबू पानी। हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहा था भाई, मैंने रोक दिया बोलने से। तुषा जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? सर मैं बोल रहा था शरबत। हाँ, शरबत। ठीक है, सड़क पे बेचोगे ना, 10 रुपए से ऊपर कोई नहीं देगा। समझ में आ गया? बट यही लेमोनेड जब मैकडोनल्ड्स में बिकता है, यही लेमोनेड जब पिज्जा हट और केएफसी में बिकता है 250 ml, तो इसका रेट कितना हो जाता है? 39 रुपीज। ठीक है, जब ये ताज में बिकता है तो उसका रेट क्या हो जाता है? 298। ब्रांडिंग कर दी इसकी, क्या कर दी? ब्रांडिंग। और हाथ से बनाना भी नहीं है, मशीन के अंदर कंसंट्रेट पड़ा है, बस बटन प्रेस करना है, अपने आप बन जाएगा। तो एफिशिएंसी लेवल बढ़ गया। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो कैंटीन में टी यूज टू बी सर्व, बट बच्चों को अलाउड नहीं था चाय पीना। आजकल शायद स्कूल्स में अलाउ हो गया है, कॉफी अलाउ हो गई है। ओके, तो भाई कैसे कैंटीन का ओनर अपने वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ाए? अब अगर वो कॉफी ही बनाता रहेगा 2 घंटे लंच ब्रेक में, 500 रुपए से ऊपर की सेल नहीं होगी, तो व्हाट कुड बी डन? एक वेंडिंग मशीन लगा दी 2 लाख रुपए की। समझ में आ गया? वेंडिंग मशीन में 2 रुपए का कंसंट्रेट लगेगा, एक कप कॉफी में, पानी तो फ्री का है मान लीजिए। ठीक है, बिजली बत्ती भी स्कूल वालों की, उसके भी पैसे ज्यादा नहीं लग रहे हैं। तो 10 रुपए का एक टोकन दे दिया स्टूडेंट को, स्टूडेंट ने मशीन में टोकन डाला, अपने आप कॉफी आ गई। तो एफिशिएंसी ऑफ लेबर इज 0, बट रेवेन्यू बढ़ रहा है। और वही एक वर्कर जो पहले कॉफी बनाने के लिए था, अब उससे कह रहे हैं बस तुम समोसा डालो बस। तो 10 का समोसा, और कॉफी तो मशीन बेच रही है, तो ओवरऑल 2 लोगों का काम किसने किया? एक पर्सन ने कर दिया। तो एफिशिएंसी हैज इंक्रीज्ड। समझ में आ गया? तो पहले हमारे घर में सवेरे मम्मी की मेहनत लगती थी कि भाई अब गीजर में पानी गर्म करना है, अब बकेट में कपड़े भिगोने हैं, साबुन डाल के थोड़ी देर भीगे रख देना है, फिर उसको ब्रश से सो कॉल्ड मांजना है, मतलब धोना है, बर्तन मांजे जाते हैं खैर, फिर उसके बाद पानी से खंगालना है। कम से कम हमारे घर की लेडीज 2 घंटा इसी में टाइम बर्बाद करती थी। अब क्या हो गया भाई? 25,000 रुपए की सैमसंग की फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई, उसके अंदर हीटर भी मान लीजिए लगा हुआ है, तो उसमें कपड़ा डाल दिया और बटन दबा दिया, ऑटो मोड एक्टिवेटेड, मशीन अपना काम कर रही है। अब ये लेडीज 2 घंटा क्या काम करती हैं? मोबाइल चला रही हैं, भजन कीर्तन देख रही हैं। समझ में आया? अल्टीमेटली एफिशिएंसी लेवल गोज अप। समझ में आ गई बात या बिल्कुल भी नहीं आई? तो मैं अपनी क्लास ले रहा हूं और मैंने एक आदमी रखा हुआ 25,000 रुपए महीने पे, जो हैंडी कैम से ऐसे मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग करता रहता है। अब मैं फालतू में उसको पैसा दे रहा हूं। अगर मैं जूम यूज कर लूं लाइसेंस 439 रुपीज पर मंथ का, तो जूम मेरे लिए रिकॉर्डिंग भी कर देगा। इज दैट क्लियर? बट बच्चे कहेंगे सर वो आपका चेहरा बड़ा हाई डेफिनेशन में नहीं आता। अरे मेरा कोई रिश्ता मांगने थोड़ा आ रहा है मेरे वीडियो में, कंटेंट पढ़ना है, मैं कंटेंट में बढ़िया स्टोरी सुना ही रहा हूं और स्क्रीन सही से नजर आ ही रही है। तो ये काम करने से मेरा क्या हुआ? प्रोडक्टिव कैपेसिटी
बढ़ गई सिर्फ 439। तो नाउ डू आई नीड टू हायर अ पर्सन हु कैन हैव अ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ मी एंड माइन? नॉट एट ऑल। तो पहली बात समझ में आगे चल रहे हैं। तो जो स्किल्ड लेबर होगा वो आपसे पैसे ज्यादा मांगेगा कि कम मांगेगा? ज्यादा मांगेगा। इज दैट ज्यादा। क्लियर? तो मान लीजिए कि भाई आपके पापा ने मैथ्स का कोई ट्यूशन रख दिया क्लास 8th में। टीचर कह रहा है मैं 6 दिन आपके बच्चे को पढ़ाऊंगा और 2,000 महीना लूंगा। दूसरा टीचर कह रहा है मैं लूंगा तो 5,000 रुपये महीना बट पढ़ाऊंगा सिर्फ आपके बच्चे को 3 दिन। पापा वुड से व्हाट? ना ना ना, 3 दिन वाले को पढ़ाओ ताकि 3 दिन टाइम बचे तो सेल्फ स्टडी पे टाइम दे पाए। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? नहीं समझ में आई बात? पक्का? तो हाथ से कपड़े धोने वाली धोबन आपके घर में आ रही है, 2,000 रुपये महीना ले रही है, बट पानी का वेस्टेज, डिटर्जेंट का वेस्टेज ज्यादा है। मेड कह रही है भाभी जी 500 रुपये दीजिए, मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो दूंगी। आपके घर आई, वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाला, बटन ऑन कर दिया, फिर पड़ोसी घर में चली गई, वहां भी यही काम, फिर पड़ोसी घर में, 4 घर उसने काम किया, तब तक आपके घर में कपड़े धुल चुके हैं, ड्रायर हो चुके हैं, वापस आएगी छत पे कपड़े सुखाने डाल के चली जाएगी। तो पहले वो 2 घंटे देती थी आपके घर में और 2,000 कमाती थी। अब वो 2 घंटे में 8 घर काम निपटाती है और 8,000 रुपये कमा लेती है, क्योंकि अब वो अनस्किल्ड से स्किल हो गई। रिक्शे वाला पहले वो पैडल वाला रिक्शा चलाता था, अब आजकल कौन सा रिक्शा चल रहा है? ई रिक्शा। तो उसकी स्किल बढ़ गई। समझ में आ गया? एक एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट पे ले जाने के लिए दे यूज टू चार्ज 50 रुपीज अर्लियर, आज ई रिक्शे में 200 रुपए कमा लेते हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उनका स्किल बढ़ गया। समझ में आया कि नहीं आया? सेकेंड पॉइंट चिल्ड्रन, व्हेन दे आर नॉलेजेबल, वो मॉडिफाइड टेक्निक यूज कर पा रहे हैं, एंड मॉडिफाइड टेक्निक की वजह से क्या हो रहा है? प्राइस जो उनको मिल रहा है अपने काम का वो बढ़ गया। मोची है, पॉलिश भी करता था और जूता सिलता भी था। पॉलिश करने का 5 रुपए लेता था, स्टिचिंग का 20 रुपए लेता था। अब उसने क्या किया? कटिया मार ली चौराहे पे और वो पॉलिश वाला रोलर रख दिया जो महंगे होटल्स में आपको नजर आता होगा। ठीक है, आपको अगर पॉलिश करना है जूता, 2 रुपए दीजिए, इसी पॉलिश कर लीजिए अपने आप, उसको एफर्ट तो लगना नहीं है, और वो स्टिचिंग के 20 रुपए वाला काम कर रहा है। तो पहले दिन भर में जूता पॉलिश करके 50 जोड़ी 250 कमाता था। अब 2 रुपए का कूपन है, कॉइन है, आप 2 रुपए डालिए, वो 20 राउंड मशीन घूमेगी और दिन भर में 500 लोग आते हैं जूता उससे चमकवाने, 1,000 उसकी कमाई हो गई। तो मशीन की वजह से उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। समझ में आया? पहले आपके घर में मेड आती थी, मेड मतलब कुक आती थी खाना बनाने, चटनी बनाने में आधा घंटा लग जाता था। नाउ शी इज मेकिंग चटनी विद द हेल्प ऑफ अ मिक्सर ग्राइंडर, 10 मिनट में चटनी बन गई। तो मेड ने अपने 25 मिनट 20 मिनट कम से कम बचा लिए, वो दूसरे घर जाके काम कर सकती है, क्योंकि अब उसके अंदर स्किल आ गई, उसके अंदर नॉलेज आ गई। पहले चौराहे पे जूस की दुकान थी, गॉट इट क्लियर? वो कौन सी चीज होती है जिससे जूस निकालते? मौसम्मी का जूस, हैंड वाला नहीं होता, गटर गटर करते थे। अब ऑटोमेटेड मशीन आ गई हैं, तो पहले एक ग्लास जूस निकालने में 20 मिनट लगते थे, अब 2 मिनट लग रहे हैं, तो 18 मिनट्स बच गए, तो उसका एफिशिएंसी लेवल बढ़ गया। समझ में आ गया? तो अगर आपके अंदर नॉलेज और एजुकेशन आ गई, मतलब मेरे को लगता है चैप्टर तो हर क्लास में हर बच्चे को पढ़ाना चाहिए, इसी से पढ़ाई की इंपॉर्टेंस पता लगती है सच। गॉट इट क्लियर? तो जब तक यूट्यूब नहीं था, रिकॉर्डर नहीं था, सब लोग ऐसे ही घूमते थे। अब आपके अंदर भी अगर कोई स्किल है, आप भी अपना एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए। काफी जो गेमर्स हैं, आवारा टाइप के लोग जो गेम खेलते हैं, कुछ लोग आज गायब हैं गेमर्स हमारी क्लास से, वीडियो पहुंच जाएगा उन तक। व्हाट इट, गेमिंग का वीडियो बना लिया, उसी कुछ आवारा टाइप के लोग। आपको घूमना बहुत अच्छा लगता है, अपने शहर की ऐसी ऐसी चीजें जो लोगों को नहीं पता, आप वीडियो के थ्रू रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पे चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। और मान लीजिए आपका इंस्टाग्राम हैंडल है, यूट्यूब चैनल है, उस पर लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे को अपने इंस्टीट्यूशन का एडवर्टाइजमेंट करवाना है, सर 1,000 दे दीजिए, हम आपका एडवर्टाइजमेंट करेंगे, दिन में 10-10 सेकंड की 20 बार रील आपकी चलेगी, ओके, और पूरे महीने चलेगी। मैंने भी कैलकुलेट किया, दिन में 20 बार, महीने में 30 दिन, 600 बार चलेगा, और 1,000 रुपए ले रहे हो, तो एक बार का तो 1 ही रुपये, अरे 70-80 पैसा हुआ, कोई महंगा नहीं है। क्योंकि आप बहुत फेमस हैं, इसलिए आप जिस भी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, आपका सोर्स ऑफ अर्निंग होगा और लोग उन बातों को जान जाएंगे। तो अगेन दिस इज व्हाट चिल्ड्रन एड्स टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। समझ में आ गया? आपने होमवर्क किया, ट्रिकी क्वेश्चन आपको कोई लग रहा था, आपने अपने यूट्यूब चैनल पे अपने दोस्तों के हेल्प के लिए डाल दिया, कोई दूसरा भी उसको एक्सेस कर सकता है, तो क्या हो रहा है? नॉलेज कैपेसिटी बढ़ रही है। और कल को आपने इसको कन्वर्ट कर लिया एक बिजनेस में, और बिजनेस का नाम क्या रख दिया? छपोड़ी केपीओ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नॉलेज प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग। अमेरिका के 20 आवारा बच्चों को पकड़ लिया, उनके टीचर ने मैथ्स का होमवर्क दिया था, टाइम जोन डिफरेंट था, आपने कहा पर क्वेश्चन $1 लेंगे, उन्होंने $20 आपको दिए, आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व करके अपने फ्रेंड्स के थ्रू उनको ईमेल कर दिया। समझ में आ गया?
आपने अर्ली बर्ड ऑफर रख दिया, 20 क्वेश्चन पे 20 क्वेश्चन फ्री सॉल्व करवा लो, 40 क्वेश्चन का $20 ले लिया आपने, कितनी कमाई हो गई। ऐसी भी सर्विसेज चलती है। कल को आप पढ़ लिख के लॉयर बन गए, अमेरिका के जितने लीगल केसेस थे उनके जो लीगल ड्राफ्ट थे वो इंडिया से बन के जाने लग गए। तो व्हाट यू आर डूइंग, इट इज केपीओ, और इनको तो एलपीओ बोलते हैं, लीगल प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग। गॉट इट क्लियर? तो अगेन इट इज व्हाट चिल्ड्रन, एडिंग टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। समझ गए बात को भाई? बात समझ गए? यस सर। तो इंडिया में इसी वजह से मैंने बताया था ना, बीपीओ सेक्टर में मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन वाज द फर्स्ट सेक्टर जिसका बिजनेस इंडिया में आया। एवरीबॉडी मस्ट बी रिमेंबरिंग दैट एग्जांपल, व्हाट इज मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। वहां के डॉक्टर्स जो आपसे पैसे नहीं लेते, वो आपको जो प्रेस्क्रिप्शन देते हैं वो एक पोर्टल पे अपलोड होता है और गवर्नमेंट उनको पेमेंट करती है। तो डॉक्टर अपनी वॉइस नोट पे रिकॉर्ड करके आपको भेज देगा, आप हेडफोन से उसका वॉइस सुनेंगे और उसको एक्सेल फाइल में राइटिंग में कन्वर्ट करके वापस फाइल उसको डिस्पैच कर देंगे। वो डेटा अपनी गवर्नमेंट को सबमिट करेगा और गवर्नमेंट उसके बेसिस पे पेमेंट कर देगी। यही काम अगर वो डॉक्टर यूएस में असिस्टेंट रख के करवाता है तो उसको कम से कम $3000 महीना तनख्वाह देनी पड़ती है। $3000 लगभग हो गए 2.5 लाख। इंडिया में वो काम 50,000 में हो जाएगा। तो व्हाट द डॉक्टर वुड बी डूइंग, ट्रांसक्राइबिंग द टेक्स्ट इन यूएस और गेटिंग इट ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम इंडिया, गेटिंग इट ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम इंडिया, क्योंकि उसकी कॉस्ट बच जाएगी। सो एजुकेशन हेल्प पीपल इन चेंजिंग देयर एटीट्यूड एंड वैल्यूज। ऑब्वियस सी बात है, सड़क छाप चोर था, बढ़िया एजुकेशन लिख ली, पढ़ा लिखा बन गया, कानून भी पता लग गया, डकैत बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? इंजीनियर था, अच्छी नौकरी मिली नहीं, बॉम्ब बम बनाने लग गया, और बाद में जब पुलिस पकड़ेगी तो मारेगी अलग से। सो विद एजुकेशन ट्रेडिशनल एटीट्यूड इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट चिल्ड्रन, मॉडर्न एटीट्यूड। टेलर था, कपड़े सिलता था, पता लग गया लोग फटीचर कपड़े के ज्यादा पैसे देते हैं, तो उसने कपड़े सिल के फाड़ने स्टार्ट कर दिए, उसकी अर्निंग बढ़ गई। गॉट इट क्लियर? So educated and skilled people are helpful in innovating new ideas and new methods of प्रोडक्शन। खोपड़े में बात गई। तो भाई मैं एजुकेटेड था, मेरे को पता है इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, कॉमर्स वगैरह वगैरह कैसे पढ़ाना है, बट दूर तक अपनी नॉलेज को कैसे लेके जाएं, तो ट्रेनिंग ले ली कैसे वीडियो रिकॉर्ड होता है, ट्रेनिंग ले ली कैसे उसको अपलोड करना है। एक बढ़िया सी फोटो चिपका दीजिए थंबनेल पे तो लाइक्स भी बढ़ जाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा फील किया मैंने। समझ में आ रही है बातें सबको? हाउ इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। भाई अनस्किल्ड है, दिन भर का 1,000 कमा रहा है, स्किल डेवलप हो गई, दिन भर का 2500 कमाने लग गया। तो अल्टीमेटली जब पैसे कमाई उसकी बढ़ जाएगी, बेटर मींस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपनाएगा खुद से, सैनिटेशन एक्टिविटीज बढ़िया मिलेंगी उसको, अच्छे घर में रहेगा, साफ सुथरा पानी पिएगा, अच्छा खाना खाएगा, बीमार भी कम पड़ेगा। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वुड इंक्रीज, लिटरेसी लेवल विल गो अप, इनकम तो बढ़ी गई, वाटर सप्लाई अच्छी मिलेगी, पैसे कम थे तो आरओ घर में नहीं था, पैसे बढ़ गए तो आरओ वाटर प्यूरिफायर भी लग गया, घर बढ़िया मिल गया, एंड सो ऑन। तो आप सब भी आई होप सो समझ गए होंगे स्किल्ड और अनस्किल्ड में डिफरेंस क्या होता है। पक्का? कंफर्म? चलिए भाई चलते हैं आगे। इन भाई साहब को नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने एग्रीकल्चर और एजुकेशन में काफी काम किया, लोगों को फेमिलराइज किया चीजों से कि भाई एजुकेशन की वजह से कैसे ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। इवन बच्चों कोविड के बाद से, या ये जो सब्जेक्ट है लीगल स्टडीज, आईएससी ने तो अभी 2 4 5 साल से इंट्रोड्यूस किया, सीबीएसई पिछले 10 साल से इसको चला रहा है, क्योंकि उनको भी फील हुआ कि भाई क्लैट की इंपॉर्टेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रही है, तो क्यों ना बच्चों को 11th 12th में एजुकेट करके भेजा जाए। तो अब काफी लॉयर्स को भी ये पता लगा कि बच्चों को लॉ का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो काफी लॉयर जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं चिल्ड्रन, उन्होंने भी अपने चैनल्स खोल लिए और वो भी स्टूडेंट्स को इस तरह से पढ़ाने लग गए। खोपड़े में बात गई? चलिए, सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने 2 बातें आपको बताई थी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काम करता है, वन इज एजुकेशन, अदर इज हेल्थ। हेल्थ बेसिकली। तो एजुकेशन 3 तरह की होती है चिल्ड्रन, पहली फॉर्मल, दूसरी इनफॉर्मल, और तीसरी है नॉन फॉर्मल। तो फॉर्मल इनफॉर्मल तो सबको पता है सर, नॉन फॉर्मल क्या होता है? तो इसकी एजुकेशन मैं आपको अगले लेक्चर से देनी स्टार्ट करूंगा। है बड़ा सिंपल चिल्ड्रन। आपको पता है भाई नर्सरी केजी प्रेप एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंडिया में हुआ करता था, क्योंकि अब एनईपी आ गया ना, तो अब ये नर्सरी टू क्लास 2 एक बन गया, 3 4 5 6 7 8 एक बन गया, और 9 to 12th एक बन गया। इज दैट क्लियर? तो अब जो आप कंटेंट इस चैप्टर में एजुकेशन का पढ़ेंगे वो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंगली टोटली आउटडेटेड हो चुका है चिल्ड्रन।
तो पता नहीं किताब में क्यों नहीं चेंज किया, भगवान जाने, बट ये चेंज हो चुका है। तो दिस विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जो लायक है वो लाइक कर देंगे, जो नालायक है वो कमेंट कर देंगे।